हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, मज़े में हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग आज फिजिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या है, ये आप लोग बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। जब चार्जेस किसी सर्किट में, ठीक है, जब चार्जेस किसी सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तब वो कुछ करंट प्रोड्यूस करते हैं और इसी करंट को, फ्लो ऑफ करंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है बच्चों? तो ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके के चार्जेस होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, इन चीजों के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है। तो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमारा है बच्चों, वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पे डेडिकेटेड है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो कि अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो वो करंट किसकी वजह से? चार्ज की वजह से है। तो चार्ज के बारे में बेसिक बेसिक बातें जो है वो आपको आनी चाहिए और उसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी एक मैटर का या आप कह लीजिए किसी भी एक सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो मैटर किसी दूसरे मैटर के पास आता है तब उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों ने ही पढ़ा है ना कि भाई एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ये चार्ज क्या है? ये चार्ज एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है और इस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से ही आप जानते हैं ना कि एक मैटर को, किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के पास, किसी एक ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर चार्ज है, उसे अगर दूसरे सब्सटेंस के पास लेकर आते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं जिसके पास चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये एक मैटर था, ये एक मैटर था, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि चार्ज एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब हम किसी भी एक चार्ज को, किसी भी एक मैटर को दूसरे मैटर के पास लेकर आते हैं तब उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। राइट। तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अ मैटर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मैटर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चों? एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर। क्लियर है? तो ये चार्ज की वजह से होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको, अगर आपको करंट के बारे में पढ़ना है यानी चार्ज के बारे में पढ़ना है, और जहां पर आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वहां पर चार्ज की कैटेगरीज आएंगी। तो चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। तो समझने वाली बात यह है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। तो देखिए हम लोग अभी तक जो जानते आए हैं वो ये समझते हैं कि भाई एक एटम जो है, एटम की बात हम लोग करते हैं, एक एटम जो है बच्चों ऑन होल एक न्यूट्रल होता है। राइट। आपने पढ़ा है कि एटम ऑन होल न्यूट्रल होता है। सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी आई थी। उस थ्योरी में डाल्टन ने कहा था कि अगर हम किसी भी एक सब्सटेंस को या मैटर को तोड़ते चले जाएं तो जो सबसे छोटा हिस्सा जो हमें मिलेगा वो एटम होगा। यानी एटम सबसे छोटा है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चला कि भैया एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? तो पता चला कि एक्चुअली में तीन तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन का इस चैप्टर में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, आप लोग पढ़ कर आए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन
और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, राइट? ये आप लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको अपने सपोज करो अपने हाथ के ऊपर एक चार्ज में रखकर आपके सामने दिखाऊंगा, भैया बताओ ये चार्ज क्या है, तो अगर आपको पता चले कि अच्छा ये चार्ज जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये प्रोटॉन है। यानी अगर आपको मैं एक पार्टिकल दे रहा हूं और वो पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि वो प्रोटॉन है। अगर मैं आपको एक पार्टिकल दे रहा हूं और आप देखें कि वो पार्टिकल नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन है, राइट? ये आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा एक नई परिभाषा में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को समझते हैं। देखिए समझिए बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई एक एटम, इस तरीके से एक एटम, ये एटम ऑन होल तो हमारा न्यूट्रल होता है, राइट? इस एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है भाई? इसके सेंटर पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमें रदरफोर्ड ने बताया था कि इसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वो सारे इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इस न्यूक्लियस के बाहर लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, राइट? अच्छा, जितने पॉजिटिव चार्जेस इस न्यूक्लियस के अंदर उतने ही नेगेटिव चार्जेस न्यूक्लियस के बाहर। तो भाई जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ऑन होल एटम हमारा न्यूट्रल होता है। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस 10 यानी 10 पॉजिटिव चार्ज और उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, 10 नेगेटिव चार्ज, राइट? तो अगर आपको मैं ये मैटर, अगर मैं ये एटम अगर मैं आपको देता हूं या ये सब्सटेंस अगर मैं देता हूं आपको, तो आप कहेंगे कि भैया ये तो न्यूट्रल है, इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ओवरऑल ये हमारा न्यूट्रल है, राइट? लेकिन अब सपोज करो बच्चों, सपोज करो कि मैं इससे ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। क्या करता हूं मैं? अब कैसे निकालेंगे इसको हम समझेंगे, लेकिन सपोज करो कि इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां से निकाल लूंगा तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब बच्चों अगर हम देखें कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन ज्यादा हुआ ना, यानी कि अब ये जो हमारा एटम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो जाएगा, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी। शुरुआत में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने प्रोटॉन्स थे, इसलिए वो एटम ऑन होल न्यूट्रल था। लेकिन अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तब यहां पर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये एटम जो है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, राइट? तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैटर। अगर पूरा आपके पास एक मैटर दिया जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते चले जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? हर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जितने से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो पूरा का पूरा मैटर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट? और उसी तरीके से अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक एटम है, ये इसका सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके पास प्लस 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इस एटम को, जैसे यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसको प्रोवाइड कर देंगे तब यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन की जगह बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट? और 11 इलेक्ट्रॉन लेकिन सिर्फ 10 प्रोटॉन, तो यहां पर ज्यादा नंबर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम ऑन होल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? और अगर ऐसा एक मैटर आपको दे दें तो वो मैटर ऑन होल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यही मैंने लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैटर, और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैटर। यानी वैसे तो मैटर में जितने भी एटम्स थे वो ओवरऑल न्यूट्रल थे, लेकिन
एक मैटर में से जब हमने उसके एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने शुरू कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स की वहां कमी आ गई, और उस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये पूरा का पूरा जो एटम है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पूरा का पूरा मैटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और वैसे जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करते चले जाएंगे तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा मैटर हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब से इस चैप्टर में आपसे जब भी कहा जाएगा, मेंशन किया जाएगा कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है या फिर कह दीजिए कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये एक मैटर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिवली चार्ज, का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन फीड किया गया है, राइट। अब एक नया सवाल है कि भैया इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आप उसको एक्स्ट्रा फीड कर रहे हो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन को फीड किया जा सकता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स को ही निकाल सकते हैं एटम से, या स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को आप एटम से निकाल सकते हैं? देखिए, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, राइट। अब उन ऑर्बिट में से बच्चों, जो और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा, न्यूक्लियस की वजह से उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स बाहर की तरफ आते चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बाहर वाले ऑर्बिट में आता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियस से पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी पकड़ न्यूक्लियस से सबसे कमजोर होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स में अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। प्रोटॉन का जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, वो बहुत शक्तिशाली फोर्स है, उसको आप प्रोटॉन नहीं निकाल सकते। तो आप यहां तक बात समझ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज में दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर एक सिंगल पार्टिकल है तब पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, अगर एक सिंगल पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक मैटर में, एक सब्सटेंस में, एक ऑब्जेक्ट में अगर आपको कह दिया जाए कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है या ये नेगेटिवली चार्ज है, तो उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब कि उस मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। और नेगेटिवली चार्ज का मतलब कि उसमें आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फीड कर रखे हैं। क्लियर है? तो चलिए ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, अब पकड़कर तो खींच नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है बच्चों, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देना, ये जो ट्रांसफर है ये बहुत सारे प्रोसेस से होता है। लेकिन एक प्रोसेस का रबिंग, अगर आप रब करते हैं ना, तो रबिंग प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, उसको किसी दूसरे सब्सटेंस से आप रब करेंगे, तो रबिंग के दौरान क्या होता है कि जिस सब्सटेंस को आप रब कर रहे हैं उस सब्सटेंस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लूज करने पर वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने या मैटर ने लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो जिससे आप उसको रब कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो रब करने से एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो जो लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है ट्रांसफर ऑफ चार्ज अकर्स ड्यू टू रबिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन बाय अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने लिख दिया है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये C स्टैंड्स फॉर कूलम।
जैसे आप जानते हैं ना कि लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, उसी तरीके से चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है कूलम। कूलम वाज अ साइंटिस्ट। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, और प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए ये जो लिखा है मैंने बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और इस चीज को भी अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज बनता है। इसको नोट कर लें बच्चों। बच्चों अभी जो हमने पढ़ा है चार्जेस के बारे में, तो वहां से चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत हम समझने लगे हैं। अगले लेक्चर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर चार्ज के और बिहेवियर्स के बारे में और वो करंट कैसे प्रोड्यूस करता है इसको हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग एंड करें इससे पहले एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इन 4 प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टीज समझा देता हूं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, दो सब्सटेंस हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मैटर है जो आप कह लीजिए, अगर उन दोनों पर सेम तरीके का चार्ज है, यानी दोनों पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को तो या तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो तो सेम तरीके का चार्ज है, इनको हम कहेंगे लाइक चार्जेस, या फिर दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो भी सेम तरीके का चार्ज है, इसको भी हम लोग कहते हैं लाइक चार्जेस। तो बच्चों देखा गया है कि अगर हम दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर लाइक चार्जेस यानी सेम तरीके का चार्ज है, यानी एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर भी पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव तो दूसरे पर भी नेगेटिव, और अगर इस तरीके के दो लाइक चार्जेस हमारे पास अगर हैं, तब ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे पर फोर्स लगाकर एक दूसरे को दूर भेजते हैं। ऑलराइट, और अगर दो चार्जेस अनलाइक हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं, तो इनको हम लोग अनलाइक चार्जेस कहते हैं। तो अनलाइक चार्ज की अगर आप बात करें तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज की सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे होता है ना कि दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ऐड करते हैं, आप लोगों ने अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है ना, तो 2 + 3 = 5, 3 - 2 = 1, इस तरीके से जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरीके से चार्जेस का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, 3 कूलम और 4 कूलम दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़कर ये 7 कूलम हो जाएंगे। 3 कूलम पॉजिटिव, 4 कूलम नेगेटिव है तब -1 कूलम है ना, 3 - 4 -1 होता है। -3 कूलम -4 कूलम दोनों जुड़कर -7 कूलम हो जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से अगला हमने लिखा बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है, यानी आप किसी चार्ज को उठाकर और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि एक चार्ज मिला उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, या कहीं से आप कोई नया चार्ज बना भी नहीं सकते हैं। आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि रबिंग के थ्रू या बहुत सारे प्रोसेस, उन प्रोसेस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जब आप 12th में साइंस लेंगे, फिजिक्स लेंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए रब करने के दौरान ये जरूर हो सकता है कि
इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। लेकिन चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, नए चार्ज आप बना नहीं सकते, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एनर्जी का होता है वैसे ही, ठीक है। जितना चार्ज एक बॉडी लूज कर रहा है दूसरा वाला उतना ही गेन कर लेगा, लेकिन कहीं चार्ज कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कहीं कोई नया चार्ज आपका क्रिएट नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट है बच्चों की इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्वांटाइज्ड होता है, तो एक तो ये कंजर्व है, इस बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये क्वांटाइज्ड है, ये भी आपको समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है तो आप समझ गए क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज होने का मतलब कि कोई भी एक मैटर में जितने भी टोटल चार्ज प्रेजेंट है, अगर उस पूरे चार्ज को निकाल कर देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को हम लोग ई कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, 2 इंटू ई। अगर 3 है तो 3 इंटू ई, 4 है तो 4 इंटू ई। उसी तरीके से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर कितना टोटल चार्ज होगा, n इंटू ई। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन से ज्यादा है, अगर 10 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, या जितने इलेक्ट्रॉन कम है उसकी। तो किसी भी एक मैटर में जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के में होता है। इंटीग्रल यानी इंटीजर, इंटीजर यानी कि जैसे 1 2 3, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 2 3 इसके मल्टीपल्स में। तो एक है तो 1e, 2 है तो 2 इंटू ई, 3 होगा तो 3 इंटू ई, 4 है तो 4 इंटू ई। वैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा है या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तब उसके ऊपर चार्ज टोटल कितना होगा, n इंटू ई। और जहां n आपका 1 2 3, n कभी भी हाफ नहीं होगा, n कभी भी 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा। ऐसे नहीं हो कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा और एक 0.3 इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, इसलिए उस पर चार्ज भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। क्लियर है बच्चों, इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हमारा बहुत बेसिक था। मैं आपको इस तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो भी चीजें दी गई हैं वो आपको समझ में आए कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आगे आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसके पीछे कारण नहीं बताया गया, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसलिए लेक्चर हमने किया, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लें और जरूर पढ़ाई करिएगा बच्चों। बाय।